हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको करवाएंगे केमिस्ट्री फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट 3 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैं टॉपिक वाइज अलग से करवा रहा हूँ और फुल प्रैक्टिस सेट अलग करवा रहा हूँ। बीएसएफ आरओ एंड आरएम में क्या हो रहा है कि केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस अलग से आ रहे हैं, तो वो फुल प्रैक्टिस सेट में इधर करवा रहा हूँ अलग से, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अलग से करवा रहा हूँ। तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चंस जो होंगे आपकी स्क्रीन पर शो होंगे और वहीं से आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा। मैं यहाँ पर सोल्यूशन करवाऊंगा ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्वेश्चंस स्क्रीन से पढ़िए और सोल्यूशन में यहाँ से करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में जिसका आणिक लक्षण सर्वाधिक है वह है। आणिक लक्षण जिसका सर्वाधिक है वह है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि फॉलोइंग वन विच हैज़ मैक्सिमम आनिक कैरेक्टर। तो आनिक कैरेक्टर हम कैसे जान पाएंगे, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आनिक कैरेक्टर जानने के लिए हमने जस्ट ही अभी करवाया था मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक टॉपिक वाइज को प्रैक्टिस सेट करवाया। वहाँ से अगर मैंने उसमें क्या है पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपके आराम से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वहीं से पूछे जाते हैं। बीएसएफ आरओ एंड आरएम में मैक्सिमम जिसमें केमिस्ट्री आती है उसमें ज़्यादातर उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आनिक कैरेक्टर मतलब आनिक कैरेक्टर आप कैसे निकालेंगे, आनिक त्रिज्या से निकालेंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपको पता है जो आनिक रेडियस होती है, यानी कि आनिक त्रिज्या होती है और परमाणुक त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, इधर कम हो जाती है। तो इधर चलने पर क्या होगा, कम हो जाएगी, और इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो नीचे जितना हम आएंगे उतना क्या होगी, आनिक त्रिज्या बढ़ेगी और उसी का आनिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो नीचे एलिमेंट्स कौन सा होता है आप बताइए। Li नीचे सबसे कौन होता है, नीचे सबसे CS होता है। आपने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा होगा, तो फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। पहले सबसे ऊपर Li होता है, फिर Na, फिर K, फिर नीचे सबसे CS होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CsCl, ठीक। इसका आनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी आनिक त्रिज्या जो है सबसे ज़्यादा होगी, और इसीलिए क्या होगा, इसकी आनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पीछे का वीडियो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि साटकी क्रिस्टल दोष वास्तव में क्या है। साटकी क्रिस्टल दोष, जो साटकी क्रिस्टल दोष होता है वास्तव में होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे कोई एटम है और उस एटम से क्या होता है, समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में मतलब धनायन और ऋणायन जब निकल जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। उसी रिक्त स्थान को हम लोग साटकी दोष कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्त स्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिएगा। मैं यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर 60 के बाद में शुरू होंगे, मतलब 61, 62, 63। ऐसा क्योंकि जब आपका पेपर होता है तो वहाँ पर 60 के बाद में ही केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपके उसी हिसाब से शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने 1, 2, 3 के हिसाब से शो कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पूछ रहा है कोरंडम है। कोरंडम क्या है, मैंने आपको बता रखा कोरंडम क्या है। आपने जब एल्युमिना पढ़ा हो, मतलब एल्युमिनियम के अयस्कों के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने कोरंडम भी सुना होगा। कोरंडम क्या होता है कि एल्युमिना जो होता है, यानी कि जो एल्युमिनियम होती है उसका एस्क होता है, उससे हम लोग एल्युमिना को यानी एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3, ठीक है। कोरंडम क्या है, Al2O3। कोरंडम Al2O3 जो है, सॉरी, कोरंडम जो होता है, कोरंडम को बोलते हैं एल्युमिनियम का अयस्क, ठीक है। उसको बोलते हैं कि मतलब जो होता है Al2O3, ये तो कोरंडम होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं कोरंडम जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसको एल्युमिना भी कहा जाता है, ठीक है। एल्युमिना आपने सुना होगा, जब आप केमिस्ट्री 12th में वगैरह पढ़े होंगे तो आपने इसको सुना होगा एल्युमिना, एल्युमिनियम के बारे में, तो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। कोरंडम आप इतना याद कर लीजिए, कोरंडम एस्क होता है एल्युमिनियम का, इतना याद कर लीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए। फास्जीन का अणुसूत्र, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा फास्फीन, PH3। एक होता है फास्जीन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो होता है फास्जीन गैस का प्रयोग किया गया था। ये गैस बहुत जहरीली होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है COCl2। ये होता है फास्जीन, और फास्फीन जो होती है वो होती है PH3। ये क्या होता है, ये होता है फास्फीन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 5 विजिट करिएगा जरा अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है। अब देखिए, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे।
ए आप आइडेंटिफाई जब ही कर पाएंगे जब आपको आवर्त सारणी पता होगी, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपको पता होगा, तभी आप ये विजिट जान पाएंगे। कैसे होती मैं बता दूं, हल्की भारी, जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा वो धातु हल्की होगी, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा भारी हो जाएगी। बस यही इसका जनरली कॉन्सेप्ट है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? अब देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और हीलियम भी है, और SN भी दे रखा है, और आपको Li भी दे रखा है। तो सबसे हल्के में कौन लगाएंगे? हाइड्रोजन को लगाएंगे या फिर आप लिथियम को लगाएंगे? क्या हाइड्रोजन एक धातु है? आप ये बताइए, हाइड्रोजन एक धातु है? आप एक सोच कर देखिए कि हाइड्रोजन क्या है। मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन धातु नहीं होती है, और उसमें हल्की धातु पूछा है, यानी कि परमाणु क्रमांक किसका कम है। तो धातु यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एक SN है और Li है, तो हल्की धातु Li हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा, मतलब आपके वहाँ पर स्क्रीन पर 66 हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हाइड्रोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य है, तो इसमें Cl होता है, इसको कई बार बताया है, इसको बताने जरूरत नहीं है। क्लोरीन होता है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसको आपने पढ़ रखा हो। लेकिन अगर मोर रिएक्टिविटी एलिमेंट की बात करेंगे तो A होता है, फिर A होता है, फिर A होता है, फिर A होता है, ठीक है। इसको आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी क्या होता है? रेडियोधर्मी वो एलिमेंट होते हैं जिनके जो नाभिक जो होता है, या बोल सकते हो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, जिनके नाभिक अनस्टेबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PO, ठीक है, PO ये क्या है? रेडियोधर्मी होता है। F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एक्टिनाइड, लेंथिनाइड हैं। तो एक्टिनाइड जो होते हैं वो रेडियोधर्मी होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। 8 में बोल रहा है कि निम्न में से हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव समस्थानिक, रेडियो एक्टिव समस्थानिक पूछ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिव है? तो 1H3 होता है। और ये कैसे होता है? आप इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए, प्रोटॉन अलग आएगा, न्यूट्रॉन अलग आएगा। इसका मतलब इसका जो नाभिक है वो अनस्टेबल है, नाभिक अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर ये रेडियोधर्मी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सो रहा है यहाँ से, ठीक सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ या तो धातु होगी, या तो अधातु होगी, या तो फिर उपधातु होगी, या फिर कोई हमारे पास यौगिक होगा। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा ऐसा कोई मेटल वगैरह है। तो आप देखिए चीनी का घोल है तो घोल हो जाएगा, या तो मिश्रण में पहुंच जाएगा मेथेन। चलिए मेथेन हमारे पास क्या होता है कि यौगिक होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध पदार्थ में काउंट हो जाता है। CH4, ठीक है, CH4 4 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा, यहाँ से शायद शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलेय और विलायक अच्छे से घुल जाते हैं वो समांगी होता है, जिसमें अच्छे से नहीं घुल पाते हैं वो विषमांगी होता है। तो इसमें दोनों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन से क्वेश्चंस को रीड करिए, मैं यहाँ पर सोल्यूशन तो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए किसी एटम की सबसे छोटी इकाई अलग होता है, किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई अलग होता है। अगर एटम कर देता, एलिमेंट कर देता, वो चीज़ अलग हो जाती है, और यौगिक कर दिया ये चीज़ अलग हो गई। यहाँ से क्वेश्चंस घुमा दिया एक तरीके से है। देखिए किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है यौगिक की वो होती है अणु, यानी मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 का। और अगर यही पूछ देता कि मतलब हमारे जो सबसे छोटी इकाई अगर एटम की बात करें तो एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब होते हैं, तो इनमें जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अणु शब्द को प्रतिपादित किया था डेमोक्रिटस ने। याद कर लेना इसको, डेमोक्रिटस। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। आप बताइए R.A. मिल्कन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की थी। यह BSF-RO में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी? तो R.A. मिल्कन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका कॉन्सेप्ट क्लास करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? मतलब किसी नाभिक के अंदर, मैंने बताया जो नाभिक होता है यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो इस दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो इसको हम लोग मास नंबर कह देते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर हो जाएगा। जो परमाणु क्रमांक होता है आपने पढ़ा होगा AXB, यानी कि ए जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसके बराबर होता है। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि Z बराबर होता है, Z ये जो A है यही Z है, ठीक है। Z बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन जरा पढ़िए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद, नाभिक के अंदर मौजूद, यहाँ पर पहुंचा दिया नाभिक के अंदर जो मौजूद है उसमें बोल दिया है। तो नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर कह देता अगर नाभिक वाला शब्द ना लगाता नाभिक में मौजूद तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी हो जाता, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस जो होता है N2O फार्मूला होता है, N2O आपने पढ़ा होगा, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा NO, ठीक है। NO अलग होता है और A अलग होता है, तो A लॉफिंग गैस होती है, ठीक है। इसको आप इसमें और एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा NO2, ये चीज़ें अलग होती है। NO2 और N2O बहुत कंफ्यूज करता है। तो अगर आपको जब भी मिले तो लॉफिंग गैस का जो फार्मूला होता है वो आप सदैव N2O ही लगा। और अगर कभी कभार पूछ देता है कि मतलब लिख कर आ जाता है, तो वो अगर लॉफिंग गैस हो तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसी को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे लिखा होगा नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो वही लाफिंग गैस होती है, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 बढ़िएगा, वहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 76 पहुँच गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, अमोनियम सल्फेट। तो ये तो आपने पढ़ा होगा NH4, ये तो हो गया अमोनियम सल्फेट का होल ट्वाइस SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट। अब इस सर फार्मूला कैसे बन गया, मतलब इसका अमोनियम सल्फेट का फार्मूला एक कैसे हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम क्या होता है, एक आयन होता है जिस पर +1 चार्ज होता है, और सल्फेट भी एक आयन होता है, ठीक है। सल्फेट मतलब SO4, इस पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा, आयनों से आयनों का ट्रांसफर हो जाएगा, ए आयन इसके साथ में आ जाएगा तो ए तो बनाएगा होल ट्वाइस, और ए इसके साथ में चला जाएगा तो बन बनाएगा, तो बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर आप बढ़िए 17 देखिए। 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है। K2SO4 के मतलब पोटेशियम, और पोटेशियम जो कहाँ से आया, केलियम एक शब्द होता है, केलियम से उत्पत्ति हुई है पोटेशियम की, क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है केलियम और हम लोग उसको बोल देते हैं पोटेशियम। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि K2SO4 को निरूपित करता था। K2SO4 मतलब होता है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो K2SO4 होता है उसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, इसको आप याद करिएगा। K2SO4 ये हमारे पास पोटेशियम होता है, के क्या है यहाँ पर, के है पोटेशियम, ये पोटेशियम, इस पर +1 चार्ज होता है, और SO4 भी बता डबल नेगेटिव चार्ज होता है, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में पूछ रहा है कि रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द का केलियम से बना है। देखो जस्ट मैंने अभी बताया था केलियम से कौन बन के आया है, पोटेशियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तत्व नहीं यानी कि इनमें से कौन सा जो कि एलिमेंट है ही नहीं। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। सिलिका हमारे पास एलिमेंट नहीं है, सिलिका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। SiO2 इसका फार्मूला हो, तो सिलिका को हम लोग सेंट कहते हैं, बालू या रेत भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिलिका के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 20 की। यहाँ से आपको दिख रहा है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, आपके क्वेश्चन 80 करके शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। धनावेशित आयन को कहा जाता है, धनावेशित आयन को कहा जाता है। जो धनावेशित आयन होता है मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको धनायन या कैटायन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धनायन या फिर कैटायन कुछ भी बोल सकते हो। और अगर जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको ऋणायन या फिर एनायन कहा जाता है, एनायन इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारे ओवरऑल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और ये धनायन एनायन कैसे आता है किसी एटम के ऊपर, वैसे देखिए होते तो सब एटम ही हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम एक एटम है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्या करता है कि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। मतलब ये अपना कैसे, मतलब टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा 2,8 और 1। हर एक एलिमेंट या हर एक तो यही चाहता है कि वो स्टेबल रहे, क्योंकि अभी ये अनस्टेबल है।
जब तक अपने इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा तब तक ये अनस्टेबल है। तो जब ये क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है तो स्टेबल हो जाता है। तो अब ये इस पर प्लस चार्ज आ गया तो अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए ही ये लोग अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। इसी कारण क्या होता है, इनके ऊपर प्लस चार्ज माइनस चार्ज कब आता है, जैसे क्लोरीन है, इसके बाहरी कोश का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,7 तो अभी क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब इसका अष्टक पूरा हो जाता है, लेकिन इसके बाहरी कोश में तो 8 है नहीं। तो एक किसी से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की इसके पास टेंडेंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब ले लेगा तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ही एलिमेंट्स के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आते हैं और वो आयन बन जाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को करा दिए पूरे 20 क्वेश्चन, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और 3 प्रैक्टिस सेट जो इससे पहले वो मैं करा चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उनको भी देखिएगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।